I am Sajal and I have mentored almost 200 rankers in last 4-5 years. We know what challenges you face, and that's why Civils Daily follows a personalized, student-centric and evidence-based approach through our mentorship program. Every student is assigned a dedicated mentor who helps you learn and apply the strategies of our past toppers. It has several sub-programs, prelims test series, mains test series, and the most helpful to me has been the mentorship program. मेरा मेंटोर मुझे, मैं 3-4 दिन उनसे टच में नहीं रहूँगा तो मेरे को 4 बजे मैसेज करेंगे, तुम्हारे जो टारगेट्स थे वो तुम्हारे अचीव हुए नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मैं डिस्कस करता था। So I've been able to comprehensively improve my preparation with this program. रणदीप सर के साथ रह के मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मुझे ये भरोसा है कि मैं प्रीलिम्स आने वाले में क्रैक करूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्य वर्मा है और मैंने इस वर्ष की सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल करी है। मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूं और मेरी जो अर्लियर स्कूलिंग है वो भी मध्य प्रदेश से ही हुई है। मैंने अपनी 10th और 12th होली चाइल्ड स्कूल रुद्रपुर उत्तराखंड से करी है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से करी है। कॉलेज के ठीक बाद ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी और यह मेरा सिविल सर्विसेज परीक्षा में चौथा प्रयास था। इसके पहले जो मैंने 3 अटेम्प्ट लिए थे उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ था और जो सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट थे उसमें मेरा मेंस में नहीं हुआ था। तो मैं अपनी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि मैंने इसमें गलती कर करके ही सीखा है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो प्रीलिम्स को कई बार हम क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं प्रीलिम्स के, बिकॉज प्रीलिम्स हियर इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, इट इज ऑल्सो अ गेम ऑफ स्किल्स एंड एलिमिनेशन। तो पढ़ने के साथ साथ हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की भी बहुत ज़रूरत है। पहले अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तब मैं मॉक्स ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, जिसका खामियाजा मुझे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भुगतना पड़ा था। जब मैंने ये चीज़ सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करी तब मैंने बहुत सारे मॉक्स प्रैक्टिस करे, जिसके कारण जो एलिमिनेशन और दूसरी टाइप की स्किल्स चाहिए होती हैं प्रीलिम्स को सॉल्व करने के लिए वो मेरी स्ट्रांग होती गई। तो जितनी मैं प्रैक्टिस करता गया मेरा स्कोर उतना बढ़िया होता गया। जैसे जैसे प्रीलिम्स नियर आता गया, जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि अब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उसी टेम्पलेट पे यूपीएससी दोबारा क्वेश्चन पूछ सकती है और वो आपको बेटर एलिमिनेशन और बेटर स्किल्स के साथ सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब थोड़ा प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए कुछ बेसिक बुक्स कवर करी थी, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री में पहले एनसीईआरटी पढ़ी और बाद में उसको स्पेक्ट्रम से मैंने कॉम्प्लीमेंट करा। उसके बाद इकोनॉमिक्स की भी मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ी, फिर जो श्रीराम आईएएस के नोट्स आते हैं उसको कवर करा। इसी तरह जो बेसिक और स्टैंडर्ड बुक्स हैं पहले उनको मैंने उससे कवर करा। और मंथली करंट अफेयर्स, आप कोई भी मैगजीन चूज कर सकते हैं, कोई 1 या 2 मैगजीन जिसको आप बाद में अच्छे से रिवाइज कर सकें, इसको फॉलो अप करा। तो पहले स्टैटिक खत्म करा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स करते रहे और एक बार जब आपको लगे कि आपका थोड़ा सा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिलेबस पूरा हो गया है तब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ गेम ऑफ स्किल, एलिमिनेशन एंड सम अदर टेक्टिक्स विच यू विल लर्न while solving the previous year questions। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि चीज़ों को सिंपल रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा जाए। जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और फाइनली जो प्रीलिम्स वाले दिन है आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अब इसके बाद हम मेंस स्ट्रैटेजी पर आ जाते हैं। वैसे तो हम जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो मेंस के लिए कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर होती हैं, पर मेंस में अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मेंस में जब आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आप एक वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर करने की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज की तरफ जाते हैं ताकि क्वेश्चन जहाँ से भी पूछे आप उसको सॉल्व कर सकें। पर मेंस में रैदर देन वाइड कवरेज डेप्थ ज़्यादा मैटर करती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो ब्लूप्रिंट है वो यूपीएससी सिलेबस है। आपको क्या करना है, यूपीएससी सिलेबस को डाइसेक्ट करना है और अपने प्लान्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म प्लान्स, मीडियम टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हैं और इसको धीरे धीरे एग्जीक्यूट करें ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। तो मेंस में सबसे पहले मैं GS1 पे आ जाता हूँ।
GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज हैं जिसको कवर करना होता है। तो हिस्ट्री के लिए तो मैंने स्पेक्ट्रम में ही जो प्रीलिम्स में पढ़ा था उसी को थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड नोट्स आंसर राइटिंग के फॉर्म में तैयार किए थे, ताकि जब एग्जाम क्लोज आ जाए तो उसको मैं अच्छे से तैयार कर सकूं। सेम काम मैंने कल्चर के लिए अलग अलग थीम्स को तैयार करने में किया था। ज्योग्राफी क्योंकि मेरा ऑप्शनल था तो मुझे GS के लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ा, बस उसी को थोड़ा सा उस फॉर्म में अलाइन करना पड़ा। सोशल इश्यूज के लिए मैंने जो UPSC के टॉपिक्स हैं उसमें टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाए, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, हर उस पे मैंने एक एक राइटअप तैयार कर लिया था। और उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आती थी तो उसको सिलेबस में ध्यान रख के अपने नोट्स से उसमें वैल्यू एडिशन कर लेता। और यही स्ट्रैटेजी मैंने GS2 के लिए भी अपनाई थी। GS2 में जो गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGO, प्रेशर ग्रुप्स, इन सब के लिए मैंने एक एक पेज के अपने स्टैटिक नोट्स तैयार कर लिए थे। और जब भी न्यूज़पेपर में इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती थी उसको करंट अफेयर से कॉम्प्लीमेंट कर लेता था। स्पेसिफिक जो स्टैटिक पॉलिटी है जो हम लक्ष्मीकांत से जनरली पढ़ते हैं, उसके जो मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स होते हैं, इसका मैंने अलग से हाईलाइट कर लिए थे। अलग से नोट्स नहीं बनाए थे, लक्ष्मीकांत में ही हाईलाइट कर लिए थे और रिवीजन के टाइम पे इन पे ज़्यादा फोकस करता था। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने विजन की मेंस 365 उठाई थी और वहाँ पे जो अलग अलग रिलेशंस हैं, रिलेशन डायनेमिक्स हैं, उसको बेटर एनालाइज करके अपने आंसर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी थी। GS3 के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मैंने बदली थी। GS3 ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड ओरिएंटेड पेपर होता है, तो इसमें जो करंट हैपनिंग्स हमारी होती है उसका ज़्यादा वेटेज होता है अपार्ट फ्रॉम अ स्टैटिक एरिना। तो GS3 में सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो मेरा स्टैटिक पार्ट है उसको तो हमने कवर किया ही था, उसके साथ साथ जो करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे और विजन की मेंस 365 मैंने फॉलो करी थी। विजन की मेंस 365 मैंने साइंस एंड टेक और सिक्योरिटी इश्यूज इनके लिए भी रिफर करी थी। तो जो ज़्यादातर GS3 का पार्ट है ये मैंने करंट अफेयर्स मैगजीन से और न्यूज़पेपर से कवर किया था। न्यूज़पेपर में वैल्यू एडिशन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप UPSC सिलेबस को मेमोराइज करिए। जब आप UPSC सिलेबस को मेमोराइज कर लेते हैं तो न्यूज़पेपर से क्या चीज़ उठानी है और किस एरिया के लिए उठानी है ये चीज़ एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है, ताकि आप न्यूज़पेपर बहुत एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं। मैंने कई बार देखा है न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते बनाते लोगों को 5-6 घंटे हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि उनको पता ही नहीं होता कि न्यूज़पेपर से मुझे क्या उठाना है और कैसे यूज़ करना है। तो मैं सुबह जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता था, सामने मेरे UPSC का सिलेबस हमेशा होता था और जिस भी एरिया से न्यूज़पेपर में न्यूज़ होती थी मैं वहाँ से उठाकर उसको अपने जो स्टैटिक नोट्स हैं उसमें ऐड कर लेता था। एथिक्स के लिए मैंने थोड़ी सी अलग अप्रोच अपनाई थी। एथिक्स के लिए मैंने जो एक्सप्लिसिट टॉपिक्स हैं उन पे तो नोट्स बना ही लिए थे, इसके अलावा जो वैल्यूज़ थी, अलग अलग वैल्यूज़ गिवन है, उनके ऊपर एक डेफिनेशन और उसके ऊपर 4-5 कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल जो या तो मैं न्यूज़पेपर से उठा सकता हूँ या फिर कोई किसी पर्सनैलिटी की जो लाइफ हिस्ट्री है वहाँ से उठा सकता हूँ। तो ऐसे करके मैंने एग्जाम्पल्स और स्टैटिक पार्ट का एक ही कॉपी में नोट्स तैयार कर लिए थे और एग्जाम के पहले इसको काफ़ी बार रिवाइज करके गया था ताकि एग्जाम आने पे मैं लिख सकूं। इन चारों GS पेपर को तैयार करने के बाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग को मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला कंपोनेंट है डेली आंसर राइटिंग और दूसरा कंपोनेंट है करीब वीकली या फिर 15 डेज में एक बार कंप्लीट टेस्ट लिखना, जिसमें आप कंप्लीटली 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में पूरे 20 क्वेश्चंस लिख सकें। 1 इज़ फॉर योर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड सेकंड इज़ फॉर योर क्वांटिटी इंप्रूवमेंट। इस एग्ज़ाम के लिए बोथ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने सेकंड अटैम्प्ट की बात करूं तो मेरे पास क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, पर मैंने कोशिश करी थी कि मैं सारे के सारे आंसर्स लिख कर आ जाऊँ, जो कि मैंने किए थे, फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले थे। और जब मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, इसमें मैंने क्वालिटी और कंटेंट इंप्रूव किया था, पर क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उतनी हो नहीं पाई थी तो मैं टाइम से पेपर ख़त्म नहीं कर पाया था, जिससे क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। अगर मैं इस बार की बात करूं
तो मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे एम्फेसाइज किया, जिसके कारण सेकंड अटेम्प्ट और अब में मेरे मेंस के सिर्फ जीएस मार्क्स में 230 मार्क्स का इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। तो इसलिए मैं कहूँगा आप भी जो आंसर राइटिंग है उसको डेली आंसर राइटिंग और वीकली या 15 डेज में एक बार आंसर राइटिंग में आप डिवाइड कर सकते हैं। जब आप डेली आंसर राइटिंग करते हैं तो आप उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। कंटेंट आप पढ़िए, उसको थोड़ा सा रिफाइन करिए, फिर आंसर लिखिए और देखिए उस आंसर में कैसे इंप्रूव किया जा सकता था, कैसे मैप्स डाले जा सकते थे, कैसे डायग्राम डाले जा सकते थे, कैसे करंट अफेयर्स और एग्जाम्पल्स डाले जा सकते थे। जब आप ये कंटिन्यूसली करते हैं तो ये आपकी हैबिट में आ जाता है और जब आप फुल लेंथ टेस्ट लिखते हैं, जब स्पीड में लिखते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली निकल कर आती है। तो ये बेसिक आंसर राइटिंग का फंडा हो गया। आपको हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग करते चलनी है ताकि आप हमेशा उस सब्जेक्ट के टच में भी रहें और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। इसी तरह मैंने इस तरीके की आंसर राइटिंग इस बार फॉलो करी थी जो कि जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो मेरी ऐसे की स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार थी कि ऐसे में मैंने अलग से कंटेंट तैयार नहीं किया था। जो कंटेंट मेरा ऑलरेडी जीएस में रेडी था उसी को मैंने थोड़ा सा ट्वीक करके एसेज में लिखना शुरू कर दिया था। ऐसे के लिए मैंने जो चीज़ें अलग से तैयार करी थी वो थी एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स और जो हम कोट्स होते हैं, कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज जो मैं डाल सकता हूँ, कुछ बुक्स के रेफरेंसेस, जो आपका ये सारा आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है जिसे आप स्टैटिक पोर्शन जो आपने प्रिपेयर कर रखा है इसके साथ ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे एनरिच करते जाते हैं फिर आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी हो जाती है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप संडे टू संडे एक ऐसे लिखें और उससे भी इम्पॉर्टेंट उस ऐसे को इवैल्यूएट करवाएं ताकि आपको हर हफ्ते आप ये पता चल जाए, किसी से भी इवैल्यूएट करवा सकते हैं। इवन आपके घर में कोई छोटी बहन है या छोटा भाई है या कोई सिबलिंग्स है, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई भी पर्सपेक्टिव अगर आपको ऐसे में मिले वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि वो आपके ऐसे का लेवल इंप्रूव कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये कहूँगा कि ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा फैंसी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे में छोटी सिंपल लैंग्वेज लिखिए, बस ये इंश्योर करिए कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। तो एक बार आपका जो फ्लो है वो तैयार हो जाता है, धीरे धीरे बिल्डअप होता है, तो ऐसे में आई थिंक अच्छा फ्लो आ जाता है और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है। तो फ्लो से ये याद आया कि कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आप पेन कौन सा यूज़ कर सकते थे। तो ऐसे केस में मुझे सचिन तेंदुलकर की एक बात याद आती है। ही यूज्ड टू से दैट जो मेरा बैट है वो मेरे एक आर्म का एक्सटेंशन है और वो उसको मैं ऐसे उससे इतनी प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि मुझे लगता ही नहीं कि वो अलग से कोई प्रेशर है। तो आई थिंक ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत फिट बैठती है कि आप कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो लेकिन आप उससे इनफ प्रैक्टिस करिए कि एग्जाम में उससे लिख सकें। कई बार क्या होता है कि बंदे किसी एक पेन से तैयारी करते हैं लेकिन आखिरी दिन एग्जाम में जाके पेन चेंज कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती है आपकी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका जो मन करे वो पेन उठाइए, उससे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो डजेंट मैटर कि वो भारी पेन है या हल्का पेन है, उसकी जो पॉइंट है वो ज़्यादा मोटी है या पतली है, अगर वो आपके लिए सूटेबल है तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा पेन के बारे में। अब बात कर लेते हैं नोट्स मेकिंग पर। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है इसी के बेसिस पे हमें नोट्स बनाने हैं, मगर एक बार जब आप नोट्स बनाने शुरू करते हैं तो जो मोस्ट रेलेवेंट थिंग्स हैं आपको वही पिकअप करनी चाहिए एज फार एज मेंस एग्जाम इज कंसर्न, क्योंकि वो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ प्रीलिम्स की तरह आइडेंटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको वो चीज़ रिकॉल करनी पड़ेगी और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो आप अपने नोट्स बनाएं वो काफ़ी प्रिसाइज और क्रिस्प बनाएं ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। अब कई स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि आप नोट्स मेकिंग, न्यूज़पेपर, इन सब के साथ टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो इसका मैं यही बोलूँगा कि आपको अपने प्लान्स तैयार रखने पड़ेंगे। आप अपना यूपीएससी सिलेबस एनालाइज करिए, उसको डाइसेक्ट करिए और अपने प्लान्स बनाइए। और प्लान्स अपने हिसाब से बनाइए, किसी और के हिसाब से मत बनाइए, क्योंकि वो आप ही को दिन में एग्जीक्यूट करने हैं। तो आप जब अपने प्लान बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कितना पढ़ना है और आपको ये भी पता होता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, उस हिसाब से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब भी आप प्लान बनाएं उन प्लान्स को काफ़ी रियलिस्टिक रखिए और उन रियलिस्टिक प्लान्स के हिसाब से वर्क करना शुरू करिए। घंटे मत देखिए कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है।
आप उन प्लान्स के हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करिए। उसके लिए शायद आपको अगर 4 घंटे में हो जाए तो वेल एंड गुड, 6 घंटे में हो जाए तो भी बढ़िया, 10 घंटे लगे तो भी ठीक है, बट आपको वो प्लान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, क्योंकि अगर आज का प्लान आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो वो नेक्स्ट डे पाइल ऑन हो जाएगा और वो फिर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये जो आपकी होलसम प्रिपरेशन है ये अफेक्ट हो जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट का सिंपल फंडा है कि आप अपने प्लान्स को रियलिस्टिक रखिए और अपने हिसाब से बनाइए। तो जब आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो आप उनको बेटर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्शनल पे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मैंने एक बहुत बड़ी ब्लंडर करी वो ये थी कि मैंने प्रिपरेशन के 3-4 महीने स्टार्ट होने के बाद भी अपना ऑप्शनल डिसाइड नहीं करा था। तो स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी तैयारी करी है उनके लिए मैं ये स्ट्रिक्टली एडवाइस करूँगा कि जैसे ही आप यूपीएससी प्रिपरेशन में आए अपना ऑप्शनल बहुत सोच समझ के कई सारे फैक्टर्स पे डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा ऑप्शनल सूटेबल है। ऑप्शनल चूज़ करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला कि क्या आपका जो बैकग्राउंड है क्या वो एज एन आपका ऑप्शनल काम कर सकता है, क्या आपकी उतनी अच्छी ग्रिप है, क्या आप उसको उतना अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप वो लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया, मगर अगर आप वो नहीं लेते और कोई दूसरा ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके भी अपने अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि क्या वो ऑप्शनल स्कोरिंग है, क्या मुझे उसके रिसोर्सेस मिल जाएंगे, क्या मुझे उसके टीचर्स अच्छे मिल जाएंगे, क्या कोई आंसर राइटिंग प्रोग्राम उसका है, क्या मैं उसमें डाउट सॉल्विंग के लिए किसी के पास जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आप एनालाइज करते हैं तो ऑप्शनल आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो भी 3-4 ऑप्शनल अच्छे लगें आप उनका सिलेबस उठाइए और थोड़े एक दिन रिसर्च करिए और ये देखिए कि उस ऑप्शनल के कंपोनेंट्स क्या हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप बेटर एनालाइज कर पाएंगे कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है, क्योंकि जो भी ऑप्शनल आप लेंगे आपको उसको काफ़ी इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, समटाइम्स एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इवन एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। तो आपको उस ऑप्शनल के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और अगर आप उसको लाइक नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा टाइम उसको दे नहीं पाएंगे। तो ऑप्शनल चूज करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ट्राई टू फिनिश योर ऑप्शनल अर्ली। आप जब जैसे ही प्रिपरेशन करें तो शुरू के 4-5 महीने में कोशिश करें कि अपना ऑप्शनल एक बार खत्म कर लें, ताकि जो बाद का प्रेशर है वो उतना ना आए। एक बार आपने तैयारी करके रख ली, अब इसका रिवीजन नेक्स्ट टाइम प्री से मेंस के बीच में किया जा सकता है। तो आप जल्दी से ऑप्शनल डिसाइड करके उसको शुरू के 4-5 या 6 महीने में भी खत्म कर लें और उसके बाद आप जीएस की प्रिपरेशन में अपना ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो ये तो थी मेंस की प्रिपरेशन। अब आ जाते हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन पे। तो इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी। मेरा टारगेट ये रहता था कि मैं दिन के 2 या 3 न्यूज़पेपर कवर करूं, ताकि जो करंट हैपनिंग्स हैं वो मैं अच्छे से एनालाइज कर सकूं और उसको अपने शब्दों में फ्रेम करने की कोशिश करता था, क्योंकि ऐसे केसेस में आप याद नहीं कर सकते। इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो वहाँ पर जो आपके एल्डर्स हैं वो आपको जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं। तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी स्मूथ गोइंग था। ज़्यादातर चीज़ें मेरे डैफ से ही पूछी गई थी और जो मैंने आंसर दिया था वहीं से किसी कीवर्ड को पकड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो काफ़ी स्मूथ गोइंग था, काफ़ी बढ़िया प्रोसेस थी। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ टाइम था। तो इंटरव्यू के लिए आपको चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है और जो आप अपना डैफ फिल करते हैं उसको ईच एंड एवरी डिटेल को अच्छे से एनालाइज करके अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। जैसे आपका बैकग्राउंड, जैसे आपका स्टेट कौन सा है, आपका ऑप्शनल क्या है, ये सारी चीज़ें पे आपको पॉइंटर्स बनाने ज़रूरी हो जाते हैं और उसको आप कितने बेटर तरीके से प्रेजेंट करते हैं इंटरव्यू में, बस यही मैटर करता है। बाकी आई थिंक ऑनेस्टी इज़ द की इन द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहिए, जहाँ पर आपको आंसर आता है आप बताइए, जहाँ नहीं आता आप मना कर दीजिए कि मुझे ये आंसर नहीं आता, क्योंकि इंटरव्यू में सारे आंसर्स देना पॉसिबल भी नहीं होता और कई बार बनते भी नहीं हैं। तो आई थिंक इंटरव्यू के लिए एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच हमें करनी पड़ती है, ऑनेस्ट और हम्बल बिहेवियर दिखाना पड़ता है और आई थिंक इंटरव्यू इसी की है। तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को तीनों को हमें बैलेंस करना पड़ेगा अगर हमें टॉप रैंक्स में आना है। तो कई बार मेरे से स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या आपने बिल्कुल सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गए थे या बिल्कुल बाकी चीज़ों से आपने डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल कट कर दिया था। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं जनरली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर एक्टिव रहता था ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूं,
जो करंट हैपनिंग्स हैं आसपास वो भी कई बार आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती है। बट हाँ, मैं ये समझता हूँ कि आपको जो टाइम लिमिट है उसको लिमिट करना पड़ता है, वरना वो एक बार अगर एडिक्शन की तरफ चला गया तो आपका ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया खा जाता है और आपको जो फोकस और टाइम चाहिए पढ़ाई के लिए वहाँ से वो कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टोटली कट ऑफ हो जाइए, आप उसको रेस्ट्रिक्ट करिए कि ताकि आप रिफ्रेश भी फील करें और आपको ज़्यादा बर्डन भी ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया हूँ। तो अब आ जाते हैं कि क्या कोचिंग सिविल सर्विसेज तैयारी के लिए ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कि कोचिंग सिविल सर्विसेज के लिए बिल्कुल एसेंशियल है। कोचिंग आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है कि किस डायरेक्शन में तैयारी करें, मगर अल्टीमेटली इट इज़ द हार्ड वर्क दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, आपके लिए बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट है यूपीएससी ने अपने सिलेबस के फॉर्म में बना रखा है। इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, आप टॉपिक उठाइए, इंटरनेट पे जाइए, कोई भी कोचिंग के नोट्स ईजिली आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं नहीं समझता कि उसके लिए आपको दिल्ली आने की ज़रूरत है या फिर कोई कोचिंग बिल्कुल लेने की ज़रूरत है। मेरे केस में ये था कि मेरे पास इनिशियल गाइडेंस ज़्यादा नहीं थी और मैं काफ़ी कंफ्यूज था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग का सहारा लिया था। बट आफ्टर दैट 3 इयर्स मैं घर पर आ गया था और 3 साल तक जो मैंने बचे हुए अटैम्प्ट दिए अपने, उसमें मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर किया। तो हाँ, मैं नहीं समझता कि कोचिंग बिल्कुल एसेंशियल है। अगर आपको किसी और फॉर्म में गाइडेंस मिल सकती है, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट से आप बात कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी इस प्रिपरेशन में है वो आपको गाइड कर सके, तो मैं नहीं समझता कोचिंग ज़रूरी है। इट इज़ जस्ट कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको अभी बताई, यही मैंने इस बार कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाए, जिसकी वजह से इस बार मुझे इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हुई। तो मैं स्टूडेंट्स को बस यही एडवाइस करूंगा कि हार्डवर्क और परसिवरेंस इस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस एग्ज़ाम को बाहर किसी दूसरे एग्ज़ाम से कंपेयर मत करिए। ये एग्ज़ाम अपने आप में बहुत ही यूनिक एग्ज़ाम है और इसकी जो डिमांड है वो भी यूनिक है। इवन एक साइकिल ख़त्म होने में 1 साल लग जाता है, तो इस एग्ज़ाम में बने रहना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ही फील्ड से कुछ दोस्त बनाइए जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकें और वो आप पे रिलाई कर सकें। ऐसे केस में थोड़ा सा स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाता है और आप इस प्रिपरेशन में होने वाली चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो कि वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैंने डीकेटी के माध्यम से पिछली बार की कई वीडियोस देखी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था। जैसे अनुकृति मैम की वीडियो थी, आदित्य सर की वीडियो थी, जिन्होंने मुझे उनकी स्ट्रैटेजी बताई और मैंने उसको अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी। तो मैंने डीकेटी के माध्यम से अपनी स्ट्रैटेजी आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ हेल्प मिल सके और आप बेटर परफॉर्म कर सके। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैं छोटा था तो जो फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पर चढ़ा था थॉट ऑफ द डे डिलीवर करने के लिए, तो मैंने उस समय जो थॉट लिखा था वो मुझे आज भी याद है। उधर लिखा था, नेवर वरी फॉर द डिले इन सक्सेस बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पिरामिड टेक्स मोर टाइम देन एन ऑर्डिनरी बिल्डिंग। और मैं समझता हूँ कि ये कोट सिविल सर्विसेज में बहुत ही एप्टली फिट होता है और यही मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू।